ट्रंप की हर स्ट्रैटेजी फेल होती जा रही है बॉस। क्योंकि आप यह भी देखिए कि जिस चीन को रोकने की बातें ट्रंप के लोग करते हैं, उल्टे वही चीन ईरान युद्ध में बड़े फायदे में। जिस वक्त ईरान से 1 लीटर तेल भी होकर नहीं जा रहा, उस वक्त चीन की अलग मौज है बॉस। चीन का करोड़ों का तेल वहां से गुजर रहा है और ट्रंप चुपचाप देख रहे हैं। दावा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए चीन को 11 मिलियन बैरल ऑयल भेज दिया है। चीन पर मेहरबानी की 2 वजह हो सकती है। एक तो यह कि चीन पहले से ही ईरान का 90% से ज्यादा तेल खरीदता आ रहा है। दूसरा यह भी दावा है कि पर्दे के पीछे युद्ध में चीन ईरान की मदद कर रहा है। तो भाई सऊदी का तेल नहीं जाएगा, यूएई का तेल नहीं जाएगा, कतर का नहीं जाएगा, ईरान का अपना तेल चीन जा रहा है। लो कर लो, तुम ईरान चीन को ठोकने चले थे इनडायरेक्टली, वहां चीन तो मजे कर रहा है। अमेरिका को युद्ध में फंसा देख चीन को अच्छा ही लग रहा है। चीन बिना युद्ध लड़े ही पर्दे के पीछे ईरान को मदद करके दूर से अमेरिका की बर्बादी देख रहा है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा फायदा रूस का होता दिख रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस दुनिया में है उसकी कमी को रूस पूरा कर सकता है। अमेरिका भी यही चाहता है कि रूस अपना कच्चा तेल ज्यादा से ज्यादा बेचे, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई कम ना पड़े। अमेरिका यह भी कह चुका है कि वो रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी कम करेगा। दूसरी बात यह है कि अब तक प्रतिबंधों की वजह से रूस कम दाम पर तेल बेच रहा था, लेकिन अब जब रूस ही मेन सप्लायर बन जाएगा तो वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा है तेल पर, और मजबूरी में दुनिया खरीदेगी भी। अब आप सोचिए, जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से कहते रहे कोई रूस से तेल नहीं लेगा, कोई नहीं छुएगा उसको, आज वही अमेरिका इस हालत में आ गया कि कह रहा है तुम भी ले लो रूस से तेल, तुम भी ले ले भाई। और जो रूस जो है वो डिस्काउंट दे दे के बेच रहा था, वो कह रहा है डिस्काउंट लाओ, थोड़ा पैसा ज्यादा दो यार, हम दे ना रहे हैं तुमको तेल। सोचिए ट्रंप और अमेरिका की कितनी छीछा लेदर हो रही है बॉस। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। यूक्रेन अलग सोच रहा होगा कि अरे यार अब तो रूस मेरे को और मारेगा, उसके पास तो पैसा आ रहा है। पर अमेरिका को किसी से मतलब है, यूक्रेन जब मर जाए उसको कोई फर्क पड़ता है। उसको आज जो दिख रहा है अपने हिसाब से ट्रंप को अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो करना है वो कर रहा है। ट्रंप ने ईरान युद्ध करके अपने ही दुश्मनों का फायदा करवा दिया। फिर भी अगर ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि वो जब चाहें तब युद्ध रुकवा देंगे, तो सबसे पहले उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहिए। वो ट्रंप से हो नहीं पा रहा। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है तो यह भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की बड़ी तेल गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होकर जाती है। आज ही सरकार ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भारत के 28 जहाज हैं। इनमें 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में हैं, जिनमें 677 भारतीय भी हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्व में 4 जहाज हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक सवार हैं। इनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत की एलपीजी सप्लाई के लिए भी अहम है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, और इस इंपोर्ट में 90% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आती है। आज सरकार ने यह भी बताया कि वो एलपीजी इंपोर्ट के 2 नए सोर्स भी देख रही है, क्योंकि कई जगहों से फोर्स मेज्योर की वजह से इंपोर्ट काफी डाउन है। फोर्स मेज्योर ईरान युद्ध की वजह से उन देशों की कंपनियों से लगा रखा है जहां से तेल गैस की सप्लाई होती है। इसमें सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की गारंटी नहीं होती। समझ रहे हैं आप? फोर्स मेज्योर मतलब कंपनी का देंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि दे पाएंगे या नहीं, तो कोई गारंटी नहीं है ना कि आपको मिलेगा। आप ये भी देखिए कि एक तरफ भारत एनर्जी के नए नए सोर्स पर काम कर रहा है, दूसरे देशों से सप्लाई मंगवा रहा है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी काम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत के विदेश मंत्री ने ईरान और रूस से बात की। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री से भारत की यह तीसरी बातचीत है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से भी बात की। भारत और रूस के बीच पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा हुई है। यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब कल ही पुतिन ने ट्रंप से बात की, कल ही पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की। अब इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि क्या पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है जो आने वाले दिनों में अपना असर दिखाएगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा काम किया है, और इस संकट के बीच बड़ा मौका मिला तो भारत ने रूस से जमकर तेल खरीद लिया है। अमेरिका से 30 दिन की तेल खरीद की जब से छूट मिली तब से लेकर अब तक के आंकड़े क्या हैं वो आपको बताता हूं। तो ये आंकड़े आपको बताएंगे कि भारत के लिए अच्छी खबर क्या आई है तेल को लेकर। यूएस वेवर मिलने के बाद, जो 30 दिन का अमेरिका ने कहा कि भाई तेल खरीदो, उसके बाद रूस से तेल खरीदा। रूस से तेल खरीदा किसने? भारत ने। कितना खरीदा भाई? ये आंकड़ा कहता है कि रूस से भारत ने 3 करोड़ बैरल का तेल खरीदा है। 3 करोड़ यानी 30 मिलियन बैरल तेल भारत ने खरीदा है रूस से। लेकिन यह तेल खरीद अब पहले की तरह सस्ती नहीं है बॉस। कहा जा रहा है कि यह तेल जो भारत ने खरीदा है वो $2 से लेकर $8
ये महंगा पड़ा है बॉस भारत को, क्योंकि रूस अब कह रहा है कि भाई अब तुमको जरूरत है लेकिन मेरे को भी तो देखोगे ना यार, मैं क्राइसिस में तुमको तेल दे रहा हूं। अब सवाल उठता है, मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि जब से भारत अमेरिका की डील हुई थी तब से रूस से तेल खरीदना भारत ने आधा कर दिया था। और तब की स्थिति क्या थी? तब ऑलमोस्ट 4 से लेकर $8 सस्ता पड़ता था रूस का तेल। तब भारत ने खरीदना आधा कर दिया, कहने ने हम पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। आज की डेट में आप 2 से लेकर $8 एक्स्ट्रा देके आप जो है रूस से तेल खरीद रहे हो। और ये वो तेल है जो कि आप देखिए उस पूरे इलाके में मौजूद है। तो भाई जब वहां मौजूद ही था तो पहले खरीदते, अगर कोई प्रेशर नहीं था। आप देख रहे हैं ना, भारत का जब रूस का सस्ता तेल मिल रहा था तब उसने 2024 में 20 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा था, बाद में घटा के 10-11 लाख बैरल कर दिया। और भारत जो ये तेल खरीद रहा है ये वही तेल है जो समंदर में फंसा है। ये रूस से कोई नया तेल नहीं आ रहा है। इसका मतलब आसपास में तेल मौजूद था। जब आपको 4 से $8 $5 सस्ता मिल रहा था तब नहीं खरीद रहे थे, तब घटा रहे थे। अब जाके आप जो है वो $2 से $8 महंगा देकर खरीद रहे हो। ये कौन सा हिसाब चल रहा है बॉस? लेकिन चलिए, कहीं से तो तेल आए। आज की डेट में तो तेल आना जरूरी है, आ तो जाए कम से कम। और इस बीच पाठशाला में अब नेक्स्ट चैप्टर, रसोई गैस के सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, लोगों में पैनिक। वो ग्राउंड रिपोर्ट जो एलपीजी की कमी का पूरा सच बता देगी, आपके लिए लाया हूं। पीएम मोदी का राहुल और कांग्रेस पर बड़ा अटैक। वॉर के बीच कांग्रेस को लेकर क्या कहा? पेट्रोल एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोग घबराए, लेकिन ईरान वॉर का भारत में कहां असर दिखने लगा है, अब इसका चैप्टर देखिए। ईरान अमेरिका युद्ध से तेल गैस का जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस में दुनिया हाँफ रही है। हम कोई अकेले नहीं है। हमारे बगल में पाकिस्तान लॉकडाउन झेल रहा है, बांग्लादेश तेल निकला हुआ है, वहां पर लोग हाहाकार मचा झेल रहे हैं। ना तेल मिल रहा है ना गैस मिल रहा है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि आपको तेल ना मिले या घर के लिए गैस ना मिले। एक बड़ा चैलेंज जरूर आया है कि एलपीजी को लेकर लोग थोड़ा पैनिक में, क्योंकि ये सिर्फ घरों में ही नहीं, होटल, रेस्टोरेंट, दूसरी जगहों पर कमर्शियली इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या यह दिक्कत पैनिक बाइंग की वजह से है या वाकई एलपीजी की किल्लत है? आज इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको पाठशाला में दिखाने जा रहा हूं, जो एलपीजी की कमी का पूरा सच आपको बताएगी। यह भी बताएगी कि ईरान अमेरिका युद्ध का भारत पर कहां असर हो रहा है। लेकिन आप यह भी देखिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन पर बड़ा अटैक किया। वॉर के बीच इंडी वाले जो माहौल बना रहे थे, उसमें खुद पीएम मोदी ने आकर जवाब दिया। और उन्होंने क्या कहा आज आपको यह भी दिखाऊंगा। लेकिन तेल से लेकर एलपीजी को लेकर जो जमीनी सच्चाई है, उसका चैप्टर खोलूं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीजों पे तो अच्छा होता। हरदीप पुरी मंत्री 9 फरवरी को कह रहे थे कोई कमी नहीं है, हर जगह एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो चुकी है। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। मैं होटल से खाना लाके खा रहा हूँ गैस के कारण। बच्चे छोटे छोटे हैं सर। कल होटल से खाना लेके आए सर, आज आए सिलेंडर लेने के लिए, अभी तक मिला नहीं सर। हमारे नाम से बुकिंग करके ये सिलेंडर ब्लैक कर देते हैं। हम जब बुक करते हैं तो बुकिंग नहीं होती। ईरान युद्ध के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल में रैली थी। वहां पर उन्होंने पहली बार ईरान और मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बारे में खुलकर कहा और युद्ध को लेकर भारत में माहौल बना रहे कांग्रेस, लेफ्ट और इंडी गठबंधन को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट युद्ध के समय अफवाहें फैलाने में जुटे। देश में भय पैदा करने के लिए कांग्रेस लेफ्ट ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस चाहती है कि स्थितियां बिगड़ जाएं, लोग संकट में फंस जाएं ताकि मोदी को गाली दे सकें। एक बार पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर जो कहा है वो आप सुन लीजिए, फिर जमीनी सच्चाई क्या है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है।
कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। और आज देखिए, ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कांग्रेस लेफ्ट और इंडी वालों के लिए इसलिए कही क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर इंडी वाले लगातार संसद में माहौल बना रहे हैं कि तेल गैस की सप्लाई को लेकर उनका प्रदर्शन चल रहा है। आज भी विपक्ष ने यही किया। आज प्रियंका वाड्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल है। इसमें नरेंद्र सरेंडर के नारे लगाए। प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा है वो भी सुनिए। अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेंगे, और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीज़ों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। यानी कांग्रेस और इंडी वालों की दिक्कत यह है कि वो जनता का मुद्दा उठाना चाहती है, लेकिन उसमें नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव उनको डालना है। क्यों पाकिस्तान में तेल नहीं पहुंच रहा, वहां कौन नरेंद्र मोदी हैं? बांग्लादेश में नहीं पहुंच रहा, दुनिया के अलग देशों में हाहाकार मचा है, सब जगह के नेताओं ने सरेंडर किया है क्या? इनको हर चीज में अपना नैरेटिव डाल देना है। अरे जो पब्लिक का मुद्दा है वो ना उठाइए बॉस।